नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक बेटी ने पढ़ी माँ की डायरी। फिर बेटी ने माँ की खुशियों के लिए ऐसा क्या काम किया कि सभी देखते रह गए। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। 50 वर्षीय विमला जी धीरे धीरे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अभी गली के मोड़ से ही मुड़ी थी कि सामने पड़ोस की दो महिलाएं रमा और कमला दिखाई दी। दोनों महिलाओं की बातचीत पहले धीमे स्वर में हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर विमला जी पर पड़ी, उनके होठों ने बुदबुदाना बंद कर दिया। उनकी आंखों में झलकता सवाल और अंधेरों पर अधूरी गोरी देखकर विमला जी समझ गई कि बातें उनके बारे में हो रही थी। वह नजरअंदाज करती हुई अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। रमा ने नजरें तैराते हुए कहा, मंदिर जाने का तो बहाना था, काम कुछ और ही कर रही थी। राम राम राम, दिन दहाड़े तो हद हो गई। विधवा होकर भी ऐसी हरकतें। ये सब देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। छी छी, ऐसी औरतें सोसाइटी के माहौल को खराब कर देती हैं। फिर रमा जोर से बोली, भगवान बचाए मैं ऐसे औरतें से। हम तो अपने बच्चों को इन जैसे लोगों से दूर ही रखे। विमला जी के कदम ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से दोनों की ओर देखा। कमला और रमा की आवाजें अब थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। विमला जी ने अपनी जगह से ही कहा, कुछ कहना है तो सामने आकर कहिए। रमा ने हाथों को कमर पर टिका हुआ जवाब दिया, अब क्या ही कहें, पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। ये सब बातें यहाँ नहीं चलेगी। हम सब परिवार वाले लोग हैं। सोसाइटी का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर वह दोनों वहां से निकल गई। पड़ोसन की बातें सुनकर विमला जी का दिल धक से रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि लोगों की सोच इतनी गिरी हुई भी हो सकती है। बिना कुछ जाने समझे एक पल में उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। भारी कदमों से वह अपने घर की ओर बढ़ने लगी। विमला जी उदास मन से घर में दाखिल हुई। उनकी आंखें सहजता और अपमान के गहरे भावों से भरी हुई थी। अंदर आते उन्होंने दरवाजा बंद किया और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में सोसाइटी की औरतें की बातें गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब से और क्यों उनकी जिंदगी का हर पहलू दूसरों की निंदा का विषय बन गया था। तभी उनकी 20 वर्षीय बेटी गौरी अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। माँ, आज हम दोनों के लिए नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ, आप खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। विमला जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उनका चेहरा उदासी की परछाई में ढका हुआ था। उनकी यादें उन्हें उनके बचपन के दिनों में ले जा चुकी थी, जहां उनके हिस्से में केवल दर्द और तिरस्कार ही आया था। जब वह महज 4 साल की थी, उनकी मां का चेहरा तो जैसे उनकी यादों से धुंधला हो गया था। उन्हें केवल इतना ही याद था कि उनकी मां बहुत बीमार थी और एक रात हमेशा के लिए चली गई। मां के जाने के बाद पिता ही उसकी दुनिया थी। विमला जी अपने पिता के साए में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उस सुकून को भी किस्मत ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। जब वह 16 साल की थी, एक सुबह उनके पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह दिन विमला जी की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया था। पिता की आखिरी सांसों के साथ विमला जी की जिंदगी की सारी खुशियां भी खत्म हो गई। पिता जाते जाते केवल एक बात कह गए थे, विमला बेटी, तेरे चाचा चाची का घर ही अब तेरा घर होगा, तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे। विमला को याद था कि चाचा चाची ने उसे अपने घर में तो जगह दी थी, लेकिन दिल में कभी नहीं। मगर उसके लिए एक बूचड़ खाने से कम नहीं था। चाचा अक्सर कहा करती, बिना बाप बाप की लड़की है, ज्यादा सर चढ़ाएंगी तो नाक कटवाएगी। जितना जल्दी घर का काम करना सीखेगी, इसके लिए उतना ही अच्छा होगा।
कल को शादी करनी है तो कोई शिकायत ना करे। चाचा ने भी कभी उनकी बातों का विरोध नहीं किया। विमला जी को घर का हर छोटा बड़ा काम करना पड़ता। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इन सबके बीच उसका कॉलेज छूट गया। परंतु पढ़ाई का शौक था, इसलिए आगे की पढ़ाई विमला जी घर पर रहकर करने लगी। विमला जी की जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी, लेकिन उसमें झुकने का स्वभाव नहीं था। चाचा चाची के घर में रहकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह देर रात जब सारे काम खत्म हो जाते तब अपने कमरे में बैठकर किताबों में डूब जाती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उसकी सादगी, ज्ञान और संप्रण देखकर स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत नियुक्त कर लिया। जब विमला जी ने यह खुशखबरी चाची को सुनाई तो चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्च में ही हाथ बटाना होगा। जो कमाएगी वो घर में आएगा। विमला जी को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। नौकरी उसके लिए केवल कमाई का साधन नहीं थी, वह शिक्षा के जरिए बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थे। हर सुबह विमला जी घर के कामों में लगी रहती। सुबह सुबह घर के सारे काम करके वह स्कूल के लिए निकलती। बच्चों के मासूम सवालों ने, उनकी जिज्ञासाओं और मुस्कान ने विमला को अंदर से मजबूत बनाए रखा। स्कूल में उन्हें बच्चों के बीच सुकून मिलता था। महीने की हर पहली तारीख को ही उसकी चाची उससे उसकी तनख्वाह के पैसे मांग लेती थी और विमला बिना कुछ कहे सारा पैसा उनके हाथ में रख दिया करती। अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा भी होती तो उसके लिए भी चाची के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह विमला जी प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि ऑफिस के बाहर एक दुबला पतला युवक गार्ड से बहस कर रहा था। युवक के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। देखिए, मुझे बस एक बार प्रिंसिपल से मिलने दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, युवक ने विनती की। लेकिन गार्ड बेरुखी से बोला, जब तक आपके पास आपका रिज्यूम और सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते। आप जाइए यहां से, कोई बहस मत कीजिए। विमला जी ने थोड़ी देर ये सब देखा, लेकिन क्लास का समय हो रहा था तो वह आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर वही युवक ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा। इस बार वह सीधे विमला जी के पास आया। मैडम, मेरा नाम मोहन जी है, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कल भी आया था, लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मेरा बैग इसमें डॉक्यूमेंट रखे थे चोरी हो गया है। मैंने साइंस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखता हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक बार मुझे प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा, उसने कहा। विमला जी उसके आवाज में सच्चाई महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, चलिए मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवा देती हूँ। युवक की आंखों में राहत की चमक आ गई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो विमला जी बोली, ये मेरे साथ है, अंदर आने दीजिए। धन्यवाद मैडम, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, उसने कहा। विमला जी उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गई। उन्होंने अंदर जाकर प्रिंसिपल से कुछ बातचीत की और फिर मोहन जी को अंदर जाने को कहा। उसके बाद विमला जी अपनी क्लास लेने चली गई। कुछ समय बाद जब वह बाहर आई तो वही युवक मोहन जी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खुशी थी। उसने विमला जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे ये मौका ना मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नौकरी मिल गई आपको? विमला जी ने पूछा। जी, फिलहाल तो मुझे नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन अपने सभी डॉक्यूमेंट की कॉपीज निकलवा कर जल्द से जल्द
ऑफिस में जवा करवानी होगी, तभी मेरी जॉब कंफर्म हो पाएगी। मोहन जी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम क्या आप जानती हैं यहाँ आसपास किराए पर कोई घर मिलेगा? एक कमरा भी मिल जाए तो भी काफी है। विमला जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। उनके घर पर ऊपर का एक कमरा खाली है, तो किराए पर देना चाहते हैं। वह कमरा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये बात सुनते ही मोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी मैडम, ये तो बहुत अच्छा होगा, बताइए कब चलना है? विमला जी ने उसकी तत्परता देखकर कहा, अगर आपके पास समय है तो छुट्टी के बाद चलते हैं। जी मैडम ठीक है, छुट्टी के बाद यहीं मिलते हैं। जब विमला जी मोहन जी को लेकर घर पहुंची तो घर के बाहर आंगन में ही चाची बैठी हुई थी। चाची, ये मोहन जी हैं, हमारे स्कूल में नए टीचर हैं, इन्हें किराए पर एक कमरा चाहिए। चाची ने एक पल के लिए मोहन जी को सर से पांव तक घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है देख लो, लेकिन किराया एडवांस चाहिए होगा और बिजली पानी के खर्चे अलग से लगेगा। मोहन जी ने तुरंत कहा, जी मुझे सब मंजूर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है। सुनते ही भड़क उठी। चाची बोली, अरे वाह, अब मुफ्त में देने लगे हम कमरे। विमला, ये क्या तमाशा है? तुम्हें पता है कि घर का खर्च कितना बढ़ गया है? और ऊपर से तुम ऐसे लोगों को ले आती हो जो किराया भी नहीं दे सकती। और तुम, अगर पैसे नहीं है तो कोई और जगह ढूंढ लो। मोहन जी की ओर देखते हुए चाची ने गुस्से से कहा और अंदर जाने लगी। तभी चाची के पीछे आते हुए विमला जी ने कहा, चाची, ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा है, कोई रह लेगा तो आपको फायदा ही होगा। इन्हें अभी भी नौकरी मिली है, कुछ समय दीजिए, जैसे ही पहली तनख्वाह आएगी ये किराया भी दे देंगे और एडवांस भी। मैंने जानती हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। ये बात सुनकर चाची ने आंखें तरेड़ते हुए विमला जी की ओर देखा, फिर कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किराया नहीं मिला तो ये कमरा तुरंत खाली करवा दूंगी। दिखा दो इसे कमरा। कहकर चाची अंदर चली गई। जी धन्यवाद, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं कल सुबह गांव से अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। कमरा देखकर मोहन जी ने विमला जी से कहा, मैं तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाची थोड़ा सख्त मिजाज की है। विमला जी ने कहा तो मोहन जी बोले, जी विमला मैडम, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। दिन बीतने लगे। विमला जी और मोहन जी के बीच एक सहज दोस्ती सी बन गई थी। जब भी विमला जी को साइंस विषय में कोई परेशानी होती वे मोहन जी से पूछ लेते। मोहन जी भी बड़े ही धैर्य पूर्वक उनकी समस्या को हल कर देते। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। आज भी विमला जी को साइंस विषय पर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सलाह लेने के लिए तब मोहन जी के पास चली गई। दरवाजा खटखटाने पर मोहन जी की धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है। विमला जी अंदर गई तो देखा कि मोहन जी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मोहन सर, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मोहन जी ने बेमुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। विमला जी उनकी हालत देखकर चिंतित हो गई और एक कटोरी में ठंडा पानी डालकर ले आई और मोहन जी के माथे पर गीली पट्टियां रखने लगी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मोहन जी ने कहा, बस अब ज्यादा मत बोलो, आराम करो। इतना कहकर विमला जी बुखार की दवा ले आई और पानी के साथ मोहन जी को दी। मैडम, आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन जी विमला जी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो चुके थे। धीरे धीरे मोहन जी और विमला जी के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। इस दौरान विमला जी ने भी महसूस किया कि मोहन जी नेक दिल होने के साथ साथ
एक मेहनती इंसान भी थे। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में मोहन जी गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करते थे। मोहन जी की इस प्रवृत्ति ने विमला जी को और भी प्रभावित किया। तब मन ही में सोचने लगी कि मोहन जी सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि वे एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे विमला जी और मोहन जी की आपसी समझ और करीबी और ज्यादा बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगे कि उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया, परंतु विमला जी के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। इसलिए उन्होंने पास में किराए पर एक जगह ली जहां उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया ताकि एक अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। इधर विमला जी के चाचा उसके रिश्ता देख रहे थे, लेकिन विमला जी ने जब उन्हें अपने और मोहन जी के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर तो घर में कोहराम मच गया। हे भगवान, इस लड़की ने तुम्हारी नाक कटा के रख दी। वह ना कहती थी कि लड़की कोई ना कोई गुल खिलाएगी, क्या जरूरत थी इसे आगे बढ़ाने की। माँ बाप खुद तो चल बसे और इसे हमारी इज्जत उछालने के लिए छोड़ गए। इस पर मोहन जी ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि वह विमला जी को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तो चाची ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया और मोहन जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। विमला जी ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद तो विमला जी का उस घर में सांस लेना भी दुर्भर कर दिया गया। जल्द से जल्द विमला जी की शादी करने का फैसला किया गया। जल्दबाजी में बिना कोई जांच पड़ताल किए एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ विमला जी की शादी तय कर दी गई। लड़के का नाम गोपाल था, उम्र लगभग 40 साल, लेकिन धन की कमी नहीं थी। विमला जी ने शादी का विरोध किया, लेकिन चाची ने धमकाते हुए कहा कि शादी होकर रहेगी, चाहे इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद पता चला कि चाचा चाची ने उस लड़के से विमला जी की शादी कराने के बदले में उन लोगों से पैसे लिए थे। टूटकर बिखर गई थी विमला जी। सास ससुर तो थे नहीं, उनके ससुराल में उनके जेठ जेठानी थे। उनकी जेठानी हद से ज्यादा चालाक थी। पूरे घर में जेठानी का रौब चलता था। विमला जी के पति तो दिन रात शराब के नशे में धुत रहते थे। दुकान पर भी शराब पीकर पड़े रहते और रात को भी शराब के ठेके से होकर ही घर लौटते। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। विमला जी की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के आगमन से विमला जी को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ खुशी के पल आएंगे, लेकिन उसी दिन उनका पति गंभीर रूप से बीमार हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। स्त्री की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, परंतु 2 महीने अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उनके पति ये दुनिया छोड़कर चले गए। पति की मौत के गम से विमला जी अभी तक उभरी भी नहीं थी कि एक और झटका उन्हें लगा जब ये पता चला कि उसके पति की बीमारी के दौरान जेठ और जेठानी थे दुकान और मकान के कागजों पर गोपाल से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए थे और अब सब कुछ उनके नाम पर था। इसके बाद विमला जी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विमला जी के पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। मायके लौटने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि चाचा चाची ने शादी के समय ही साफ कह दिया था कि ससुराल ही अब तेरा घर है, यहाँ लौटने के बारे में तो सोचना भी मत। बच्ची को गोद में लेकर विमला जी सड़क पर आ गई थी। आखिरकार अपने पुराने स्कूल की प्रिंसिपल का ख्याल आया। प्रिंसिपल मैडम के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। वह एक समाज सेविका भी थी। जब विमला जी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया
तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर प्रिंसिपल भी हैरान रह गई थी। उनके सारे हालात जानकर प्रिंसिपल ने उसकी हर संभव मदद की। न केवल उन्हें स्कूल में वापस नौकरी दी, बल्कि स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने का भी इंतजाम करवा दिया। आज इस बात को 20 साल बीत चुके थे। इन वर्षों में विमला जी ने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा, लेकिन अपनी बेटी को कभी कोई कमी नहीं आने दी। गौरी अब उनकी दुनिया थी। विमला जी ने ठान लिया था कि उनकी बेटी का जीवन वही खुशियां देखेगा जो उसके अपनी जिंदगी से दूर हो गई थी। लेकिन 20 साल के बाद विमला जी की जिंदगी ने उसे एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जब विमला जी मंदिर गई, वहां की शांत और पवित्र फिजा में भगवान से अपनी बेटी के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करके जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थी। दाढ़ी और सिर के बालों में अच्छी खासी सफेदी झांक रही थी, लेकिन आंखों में वैसी गहराई और सच्चाई दिख रही थी जैसे 20 वर्ष पहले थी। मोहन जी, विमला जी हैरानी भरे स्वर में कहा। मोहन जी ने विमला जी की ओर देखा और देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। अपनी जगह पर जैसे ठहर से गया। दोनों कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वक्त मानो वही थम गया था। विमला, तुम? मोहन जी की आवाज में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। लेकिन विमला को सफेद साड़ी में देखकर मोहन जी हक्के बक्के रह गई। आप कैसे मोहन जी? कहते कहते विमला जी की आंखें भर आई। फिर कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर मोहन जी ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा तुम छोड़कर गई थी। तुम कैसे हो विमला? इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहां मिलूंगा। विमला जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर चलकर बैठते हैं। दोनों मंदिर के बाहर एक किनारे बैठ गए। विमला जी ने मोहन जी को अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताया, तो मोहन जी उसे चुपचाप सुनते रहे। विमला जी देख पा रही थी कि किस तरह मोहन जी यहां वहां देखने का बहाना करके अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। विमला जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाया, मोहन जी ने भारी आवाज में कहा। फिर विमला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब शायद मेरी किस्मत में था, लेकिन अब मेरी बच्ची गौरी ही मेरी जिंदगी है। उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ही मुझे सारी तकलीफों को सहन करने की ताकत मिल जाती थी। फिर विमला जी ने मोहन जी से पूछा, और तुम? अपने बारे में तो कुछ बताओ। मोहन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने बारे में क्या बताऊं विमला? तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी से मानो सारे रंग ही गायब हो गए। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत थी। बस तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा था। विमला जी ये सुनकर सन्न रह गई। तो क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं विमला, तुम्हारे घर वालों ने तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। विमला जी और मोहन जी की मंदिर में हुई उस मुलाकात के बाद से विमला जी की जिंदगी जैसे फिर से ठहर गई थी। अतीत के दर्द जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से भुला दिए थे, अब एक बार फिर से उनके दिल और दिमाग पर हावी होने लगी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मोहन जी ने इतने साल उनके बिना यूं ही बिताए होंगे। आज घर पहुंचकर विमला जी का मन लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। मोहन जी का फिर से उनकी जिंदगी में आना उन्हें एक अजीब सा राहत भी दे रहा था और दर्द भी। वह सोच रही थी कि कैसे अपने कठिन समय में उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज पड़ोस की औरतों ने उसे और मोहन जी को साथ बैठे हुए बातें करते देखा, तो ऐसी ऐसी बातें कही जो उन्हें भीतर तक चीरती जा रही थी। उनके दिल में एक गहरी वेदना थी
तभी उनकी बेटी गौरी की आवाज आई, माँ, आप कहाँ खो गई थी और आप रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या? विमला जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं। लेकिन गौरी ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं माँ, कोई बात तो जरूर है। आप बहुत उदास दिखाई दे रही है, मुझे नहीं बताएंगी? विमला जी बात पलटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा सोच रही थी कि एक बार कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दो तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। ये बात सुनते ही गौरी भड़क पड़ी, क्या माँ, आपको कितनी बार कहा है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, और आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में और किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करती तेरी शादी के बारे में बात। तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बना है गौरी? जल्दी से रसोई में गई और चाय के साथ ब्रेड टोस्ट लेकर आई और विमला जी के पास आकर बैठ गई। माँ बेटी दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। फिर गौरी अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल गई, लेकिन गौरी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ जरूर है जो उसकी माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। गौरी के जाने के बाद विमला जी ने फिर से अपनी डायरी निकाली, जिस पर अपने दिल का हाल वो अक्सर लिखा करती थी। अपने दिल का हर एक दर्द, अपनी बीती हुई जिंदगी के अंश और हर कठिनाई जो उन्होंने झेली थी, उसी डायरी के साथ ही साझा किया करती थी। उस दिन के बाद से विमला जी ने खुद को घर के कामों और स्कूल की जिम्मेदारियों में झोंक दिया, लेकिन भीतर से टूट चुकी थी वह। गौरी ने कई बार महसूस किया कि उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही। जब भी विमला जी डायरी में कुछ लिखती तो गौरी को ये देखने की जिज्ञासा होती कि उसकी माँ उस डायरी में क्या लिखती है, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। अक्सर मंदिर में विमला और मोहन जी को मुलाकात हो जाया करती थी। कभी कभार मोहन जी का फोन भी आ जाता और हल्के फुल्के अंदाज में विमला जी का हालचाल पूछ लेते और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला गहरा होने लगता। उनकी बातचीत कभी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उन चंद मिनटों में दोनों के बीच की भावनाएं अनकही रह जाती थी। मंदिर में मोहन जी को देखे हुए करीब एक सप्ताह हो चुका था। विमला जी को चिंता होने लगी थी पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मोहन जी का फोन भी नहीं आया तो विमला जी से रहा नहीं गया। आखिरकार उन्होंने खुद मोहन जी को फोन किया तो पता चला कि कुछ दिनों से मोहन जी की तबीयत ठीक नहीं थी। विमला जी ने फोन पर ही मोहन जी का पता पूछा और तुरंत उनके घर के लिए निकल पड़ी। मोहन जी के घर का माहौल शांत था। विमला जी ने जब दरवाजा खोला तो मोहन जी ने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं तो ठीक हूँ। विमला जी ने उनकी ओर देखा। वहां पहुंचकर मोहन जी की हालत देखी तो विमला जी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई। उनकी हालत देखकर उनका दिल भर आया। मोहन जी बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। कमरे में दवाइयां तो दूर, ठीक से खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। तुमने डॉक्टर को दिखाया? विमला जी ने पूछा। नहीं, खुद से ठीक हो जाऊंगा, मोहन जी ने लापरवाही से कहा। तुम भी ना आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 20 साल पहले थी, बिल्कुल लापरवाह। विमला जी ने गुस्से में मोहन जी को डांटते हुए कहा। तो मोहन जी मुस्कुरा उठे। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, विमला जी ने बड़े हक से कहा। मोहन जी ने थोड़ी ना नुकुर की, लेकिन विमला जी की जिद के आगे हार मान गई। विमला जी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मोहन जी की जांच की और कुछ जरूरी दवाइयां लिख दी। विमला जी ने सब दवाइयां ली और फिर दोनों घर वापस लौटे। घर पहुंचकर विमला जी ने रसोई में जाकर हल्का फुल्का खाना बनाया। मोहन जी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, चुपचाप बैठो, तुमने खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है, अब मेरी बात माननी होगी।
जब मोहन जी ने खाना खाया तो उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। विमला जी की आंखों में भी सुकून था। वे चाहती थी कि मोहन जी जल्दी ठीक हो जाएं। खाना खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद मोहन जी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, विमला, तुम्हें सुनने में थोड़ा अटपटा लगी हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विमला जी ने उनकी ओर देखा। क्या बात है मोहन जी? विमला जी ने धीरे से पूछा। मोहन जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी में हम दोनों को बहुत कुछ दिखाया है। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीखा और तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। लेकिन मैं पूछना चाहता था कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? सुनकर हैरान रह गई विमला जी। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। उन्होंने मोहन जी की ओर देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मोहन जी उनकी खामोशी का अर्थ जान गए थे। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, पर यह बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। मोहन जी की बात सुनते ही विमला जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में जैसे विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चुपचाप उनकी ओर देख रही थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी उथल पुथल मच रही थी। वह सोचने लगी, सोसाइटी की वह औरतें जिन्होंने मंदिर में मुझे मोहन जी के साथ देखकर पहले कितनी बातें बनाई थी, वे और क्या क्या कहेंगी। समाज क्या कहेगा। रिश्तेदार जो पहले ही मेरे पीठ पर ताने कसते थे, ना जाने और क्या क्या बोलेंगे। फिर अचानक मन में एक और ख्याल आया, कौंदा और ना वैसे क्या समझ पाएगी, तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, कैसे नजरें मिला पाऊंगी मैं उससे। विमला जी का दिल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे जवाब और सवाल उलझ कर रह गए थे। मुझे उनकी खामोशी को भांप रहे थे। विमला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम बिना किसी दबाव के सोचो। तुम्हें जो ठीक लगे बस वही करो। विमला जी ने उनकी ओर देखा। उन्हें इस बात का एहसास था कि मोहन जी ने ये बात कहने में कितना साहस जुटाया होगा, लेकिन मैं खुद को समझा भी नहीं पा रही थी। मोहन जी, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। ठीक है विमला जी, बस इतना याद रखना कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। विमला जी मोहन जी के घर से लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई। दिन भर जो खामोशी उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी, वह अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उनका मन भारी था, जैसे बरसों का दुख और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़ी हूं। शाम को गौरी नौकरी से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी मां की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। गौरी समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी मां से बताने से कतरा रही है। शाम को विमला जी बाजार जाने के लिए निकली। जैसे दरवाजा बंद हुआ, गौरी को अपनी मां की डायरी की याद आई। वह कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो मां को इतना बेचैन करता है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी अलमारी से निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। पहला पन्ना खोलते उसमें लिखा था, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई तकलीफ। लगता है जिंदगी बार बार मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। जैसे जैसे गौरी पन्ने पलटती गई, विमला जी की जिंदगी के सारे दर्द और संघर्ष उसकी आंखों के सामने आने लगे। डायरी का हर एक पन्ना गौरी के आंसू से भीगता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी मां ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी बार खुद को टूटने से बचाने की कोशिश भी की है। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए गौरी रुक गई। उसमें लिखा था, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है, लेकिन मर्यादा वश में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। पढ़ने के बाद गौरी ने डायरी वापस
अलमारी में रख दी। उसकी आंखें अब भी नम थी। वह सोच ही रही थी कि कैसे अपनी माँ से इस बारे में बात करे। तभी उसकी नजर मेज पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी। इत्तेफाक से विमला जी अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गई थी। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉल हिस्ट्री में सबसे ऊपर मोहन जी का नाम था। गौरी समझ गई थी ये वही मोहन अंकल हैं जिनका हमारे डायरी में जिक्र किया था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो विमला। गौरी ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी गौरी बोल रही हूँ। ओ अच्छा, कोई खास बात थी बेटी? सब ठीक है ना? अंकल मैं आपसे मिलना चाहती थी, गौरी ने कहा। तो मोहन जी उससे मिलने को तैयार हो गए। गौरी ने फोन काट दिया और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे के बाद जब गौरी घर लौटी तो उसे देखा कि विमला जी भी बाजार से लौट आई थी। गौरी बेटा कहाँ गई थी? बिना कुछ बताए चली गई थी, विमला ने पूछा गौरी से। कुछ पल चुप रही, फिर विमला जी पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, मुझे आपकी डायरी के बारे में बताएं, मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा है। और हाँ, मैंने मोहन अंकल से भी बात की, वो बहुत अच्छे इंसान है माँ। विमला जी चौंक गई और अवाक सी बैठी रह गई। फिर गौरी बोली, माँ आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रही, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें और जिंदगी में आगे बढ़े। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए विमला जी बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। कि समाज के रिश्तेदार ये लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। अब इस उम्र में मैं अपने आप को पाप का भागीदार नहीं बना सकती। अपने लिए कोई फैसला लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी पर भी सवालों का बोझ नहीं डालना चाहती। लोग बातें बनाएंगे, ताने देंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में ये औरत खुद अपना घर बसा रही है। कि जवाब दूंगी मैं उन्हें? और सबसे बड़ी बात, कि तुम इन सवालों का सामना कर पाओगी? फिर गौरी ने हैरानी से पूछा, मैं ये समाज आपके साथ कब खड़ा हुआ था? जब आप सड़कों पर आई थी तब किसी ने मदद की थी आपकी क्या? कोई रिश्तेदार आपको संभालने के लिए आगे आया था? जब आप अपनी मेहनत से खड़ी हुई तब किसी ने आपकी तारीफ की? क्या आप उन्हीं लोगों की परवाह कर रही हैं जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की? माँ मुझे पता है कि आपके दिल में कितना दर्द छिपा है। मोहन अंकल वो इंसान है जो आपको खुश रख सकते हैं और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आखिरकार गौरी ने अपनी तर्क क्षमता से विमला जी को इस रिश्ते के लिए मना लिया। 2 दिन बाद मोहन जी और विमला जी ने साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का फैसला कर लिया। विमला जी ने सोचा कि फैसला उनके और मोहन जी की जिंदगी को एक नई दिशा देगा। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है, खुशियों के रास्ते में समाज कांटे बिछा ही देता है। शाम को मोहन जी किसी काम से विमला जी के घर आए ही थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। विमला जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पड़ोस में रहने वाली रमा और कबला खड़ी थी, जिन्होंने पहले भी विमला के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके पीछे सोसाइटी की कुछ अन्य औरत भी खड़ी थी। ये क्या सुन रहे हैं? इस उम्र में शादी, वो भी तब जब आपकी अपनी बेटी की शादी की उम्र है। क्या आपको शर्म नहीं आती? एक औरत ने तंज कसते हुए कहा तो दूसरी बोली, आप हमारे समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। ये हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं और आप? विमला जी अवाक खड़ी थी, उसके पास शब्द नहीं थे। मोजी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। देखिए, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप लोग बेवजह इसे तमाशा ना बनाए। विमला जी के हाथ कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाले। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, बस बहुत हुआ। गौरी की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थी। आप सब कौन होते हैं हमारी जिंदगी में दखल देने वाली? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी आपके समाज और आपके नियमों के लिए कुर्बान दी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो माँ ने अकेले संघर्ष किया। क्या कभी किसी ने उनकी मदद की? तब कहाँ थे समझ? आज मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए
एक फैसला लिया है तो उसमें गलत किया है। और जब मैं उनकी बेटी इस फैसले में उनके साथ हूं तो आप सब क्यों परेशान हैं? गौरी की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन गौरी ने अपनी बात जारी रखी। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है उस उम्र में मेरी माँ को रंगों से अपना नाता तोड़कर सफेद साड़ी पहननी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने खुद को भुला दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो उन्होंने अपने सपनों को कहीं अंदर ही दबा दिया। यहाँ तक कि जब मैं कहती थी कि माँ कोई अच्छा कपड़ा पहन लो तो वह मुस्कुराकर कहती थी कि छोड़ो ना, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती तो वहां अपने लिए खाना तक नहीं बनाती, ये सोचकर कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। और अब वे मेरी शादी कराना चाहती हैं। सोचिए, अगर मेरी शादी हो गई तो उनकी जिंदगी कैसे होगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? किसके लिए वे जिएंगी? इसलिए मैंने तय किया है कि मेरी माँ की शादी पहले होगी और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कहते कहते गौरी अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। विमला जी की आंखों में भी आंसू छलक पड़ी। गौरी की बातों ने सोसाइटी की औरतों को अंदर तक झकझोर दिया। वे अब तक एक दूसरे की तरफ देख रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला जो तक चुपचाप सब सुन रही थी आगे बढ़, विमला बेटी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत करते ही देखा है। गौरी बिटिया ने जो कहा उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमें या समाज को कोई हक नहीं है तुम्हारी खुशियों में खलल डालने का। हाँ, शायद समाज को ये सीखने का मौका जरूर मिलेगा कि खुशियां उम्र की मोहताज नहीं होती। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये बात सुनकर बाकी औरतें भी धीरे धीरे सहमत होने लगी। आपकी बेटी ने जो कहा वह आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कुछ ही समय माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले ताने और आरोप थे, वह समर्थन और सहारा थी। सभी औरतें उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने घर चली गई। 2 दिन बाद विमला जी और मोहन जी ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। गौरी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक ले जाने में हर कदम पर उनका साथ दिया। आज अपनी माँ को लाल जोड़े में देखकर वह बहुत खुश थी। इस घटना के बाद न केवल विमला जी की जिंदगी बदली बल्कि पूरे समाज को एक संदेश भी मिला कि खुशियों पर सबका हक होता है। लोगों की ना केवल विमला जी के फैसले को स्वीकार किया बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित भी किया। और गौरी, वह तो अपनी माँ की इस नई जिंदगी को देखकर संतोष और गर्व से भर उठी। विमला जी और मोहन जी के घर में अब खुशियों का माहौल था। जहां कभी तन्हाई का सन्नाटा पसरा था, वहां अब हंसी, खुशी और प्यार की गूंज थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।